ऐसा प्रेम कहाँ। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मेरा किसी से मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मगर नहीं, बाद में मुझे एहसास हुआ वो मुझसे प्यार नहीं करते। अगर वो मुझसे प्यार करते तो इस तरह मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तुमने उसे देवी के मर्डर केस में फंसा दिया ताकि वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? उमाकांत जेल में? माँ मैंने खोई है, हेम जी ने नहीं। माँ के खोने का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूँ, हेम जी नहीं। और कमला, मेरी माँ को जान से मार दिया गया, कत्ल किया गया उनका। उमाकांत जैसा इंसान ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसे फंसाया गया है, या फिर उसने ये सब किसी के इशारे पर किया है। दोनों सूरत में है तो अपराधी वही ना। मगर जोगिन, तुम ये भी तो सोचो कि उमाकांत जैसे इंसान को मोहरा बनाया जा रहा है, और जो कोई भी इसके पीछे है ना, वो ऐसे 10 उमाकांत को लाकर खड़ा कर सकता है। हाँ बॉडी, इस बात पे तो हमने गौर ही नहीं किया। यही चिंता तो मुझे भी सता रही है। जोगिन, मुझे लगता है कि मुझे एक बार पुलिस स्टेशन जाकर उमाकांत से मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बॉडी, इससे कुछ फायदा होगा? उमाकांत सब कुछ बताएगा तुम्हें? मुझे लगता तो नहीं कि वो मुझे सब कुछ सच सच बताएगा, मगर एक बार मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। आखिर वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है। बाबा भी हमारे पास नहीं है, तो हमें सबको साथ में लेकर तो चलना होगा। और पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे बारिन का हाथ तो नहीं है। जोगिन, मेरा पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। बॉडी, मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। नहीं जोगिन, इस वक्त तुम्हारा घर पर रहना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी मेरा पुलिस स्टेशन जाना है। मगर बॉडी। नहीं जोगिन, मुझे कुछ भी नहीं हो। तुम चिंता मत करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी बस थोड़ी देर में तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल रही हूँ। ठीक है बॉडी, जैसा तुम ठीक समझो। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने देवी जी को नहीं मारा साहब। देवी जी तो मेरे लिए साक्षात देवी थी। उनके रहते मुझे कभी खाने पीने, रुपए, पैसे, रहने की कोई तकलीफ नहीं थी। मैं बोला उनको क्यों मारूंगा साहब? तो काली मंदिर पे क्या देवी की लाश पर फूल चढ़ाने गया था? साहब, मैं काली माँ का भक्त हूँ। मैं काली माँ का दर्शन करने गया था साहब। वहाँ पे देवी जी की लाश देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई साहब। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। बहादुर होश में आ गया है और उसने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम्हारी उस रात देवी के साथ झड़प हुई थी और तुमने ही देवी का गला घोंटकर उसे मार दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें फंदा पहनकर घूमने का? अब मैं तुझे मौत के फंदे के सामने खड़ा कर। कसम साहब। क्या? अपने मरे हुए माँ की कसम, बाप की कसम, पूरे खानदान की कसम, मैंने देवी जी को नहीं मारा ऐसा। देख, सच सच बता, नहीं तो सच उगलवाने के और भी कई पैतरे आते हैं। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूं। अब इसी बात पर एक शायरी सुन। जिंदा रहकर भी तेरी शेखी जाती नहीं,
अब मर मर के तू मेरे साथ मेरा पागलपन सहता रहेगा। तरसेगा तू तेरी मौत के लिए हर खरोच के साथ, रो रो कर मौत को जीता रहेगा। वाह 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 साहब, वाह साहब, इसको और मारू? मार साहब, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है साहब। अरे मेरे मुन्ना, अभी तो बहुत जगह दर्द होना बाकी है। साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने खुद नहीं किया है साहब। भोला सिंह, इसको तब तक मारते रहो जब तक ये सच्चाई नहीं उगल देता, और जरा थोबड़े पर कम मार। जी साहब, बहुत लगता है। डॉक्टर साहब, अरे बहादुर, आओ बैठो ना। अब कैसा फील कर रहे हो? डॉक्टर साहब, दर्द तो बहुत है, मगर उतना नहीं जितना इस समय आप सह रहे होंगे। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है देवी जी आपकी माँ थी और उनके मौत के दुख में आप कितना दुखी होंगे, मगर डॉक्टर साहब मैं उस वक्त वहीं पे था। मुझे बताओ बहादुर, मेरे माँ के साथ वहां पे क्या हुआ था? कौन था वो आदमी? डॉक्टर साहब, मैं जब वहां पहुंचा, आपकी माँ के हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। हालांकि वो आदमी आपकी माँ को मारना नहीं चाहते, पहला वार आपकी माँ की तरफ से हुआ था और आपकी माँ ने उस पर हमला किया था और वो खंजर आके सीधा मुझे लग गया। और क्या हुआ था? बताओ बहादुर। डॉक्टर साहब, उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, साहब बता रहे थे वो आदमी पकड़ा गया। क्या रंगराज पकड़ा गया? रंगराज नहीं, उमाकांत। उमाकांत ने मारा है आपकी मां को। उमाकांत? मगर ये कैसे हो सकता है? उमाकांत मेरी माँ को क्यों मारेगा? उसकी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि रंगराज ने आपकी मां को मारा है, जबकि वो तो उसकी बीवी थी और रंगराज आपका पिता? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो पाप की गठरी ढोने वाला रंगराज वो मेरा पिता नहीं हो सकता। उसने मेरी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी और वही उनकी मौत का कारण है। मगर आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि उमाकांत नहीं बल्कि रंगराज ने मारा है? क्योंकि जब रंगराज जेल में था तो वो आपकी मां ही थी जो सबसे ज्यादा उसकी विश्वास पात्र थी। ये सब कहने की बातें हैं। रंगराज जैसा आदमी किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसने सिर्फ मेरी मां का इस्तेमाल किया। उसकी जान मेरी मां में नहीं बल्कि उसकी बेटी में बसती है। उसकी बेटी भी थी? जी हां, उसकी बेटी भी है और वो रंगराज से कहीं ज्यादा शातिर है। वो जानती थी कि जब तक मेरी मां जिंदा रहेगी वो कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकती, इसीलिए उसने रंगराज के कान भरे और मेरी मां की बलि चढ़ा दी। खैर ये सब बात छोड़िए डॉक्टर महेश, इन पर आते हैं। क्या मैं इनको घर ले जा सकता हूं? आप अभी उसे ले जा सकते हैं, लेकिन बहादुर याद रखना, तुम्हें हर 2 दिन में यहां पे आके अपनी चोट की ड्रेसिंग करवानी है, ठीक है? मैं इनकी डिस्चार्ज पेपर्स लेके आता हूं, आप 2 मिनट रुकिए। श्योर डॉक्टर। साहब, ये कहीं वही औरत तो नहीं जिसके बारे में आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे? हो सकता है बहादुर,
और नहीं भी हो सकता। ये महेश हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने रंगराज की फाइल पढ़ी है और उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं कि उसकी कोई बेटी है। मुझे लगता है डॉक्टर महेश खुद ही बदला लेना चाहते हैं, तभी वो हमें इधर उधर की बातों में उलझा रहे हैं। एक काम करो, डॉक्टर महेश पर नजर रखो। वो क्या करता है, कहां जाता है, मुझे हर चीज की खबर चाहिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। बहादुर, अब तुम घर जा सकते हो। चलिए डॉक्टर महेश, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। मुझे लगता है मुझे आगे भी आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर। चलें, अब छुट्टी हो गई है आपकी यहां से, बहुत आराम हो गया। सुधीर, मेरे लिए एक चाय बोल। और मेरे लिए एक संतरे का जूस। साहब, डॉक्टर साहब ने कहा है जूस पीने से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, और क्या क्या बोला है डॉक्टर ने बहादुर जी? साहब, डॉक्टर साहब ने कहा है सुबह शाम आराम करो, खूब फल खाओ, टेंशन कम लो। मगर साहब, अपनी लाइफ में कितना टेंशन है, अब डॉक्टर साहब को कैसे समझाएं? तुम्हारी टेंशन दूर करने का मेरे पास एक इलाज है। क्या साहब? शायद तुम नहीं जानते, लेकिन हम एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और बहुत दिन हो गया यार, हमारी बंदूक ने किसी का खून नहीं चखा। मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी बा, और तेरी टेंशन तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार जरा मेरी गोली खा कर तो देख। सब चाय। बहादुर, इतना जूस। अबे अब क्या मेरा जूस निकला के मानेगा? ले जाइए, मैं ठीक हूँ। यही रख गया, पीना तो पी लो। अब जूस पिएगा कि गोली खाएगा? नहीं साहब। चल पी, सर से पी। पानी, पानी। इसने कुछ उल्टी की? पानी। बताया कुछ? नहीं सर, हम दोनों ने मिलकर इसको बहुत मारा, लेकिन अभी तक देवी के कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। पानी। लगता है इसका इलाज अब मुझे ही करना पड़ेगा। डरेगा नहीं। ठहरिए इंस्पेक्टर। ये विक्टोरिया जी को भी अभी आना था। पानी। कहिए विक्टोरिया जी। पानी। इस पाप की नगरी को सोने से मढ़ा था देवी ने। वो इस राजमहल पर राज करती रही और हम सब कुछ हमारा होकर भी जंगल जंगल भटकते रहे। अब सारी दुनिया तुम्हारे एक एक इशारे का इंतजार करेगी। आज से दहशत का दूसरा नाम ज्वाला होगा।
ऐसा प्रेम कहाँ। सब कुछ हमारा होकर भी जंगल जंगल भटकते रहे। इस घड़ी का न जाने कितने सालों से मुझे इंतजार था और आज शुभ घड़ी आई। हाँ बाबुल, हमारी आंखें भी न जाने कब से आपको इस गद्दी पर बैठा देखना चाह रही थी। आपकी कैद के 10 सालों ने हमें भी जंगलों में कैद कर दिया था। हम चाहकर भी उस देवी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और इन 10 सालों में मेरी आंखें एक सपना बुन रही थी और आज उस सपने के सच होने की शुभ घड़ी आ गई। कैसा सपना बाबुल? क्या हमें उस सपने की खबर है? इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। उसके आगे दुनिया के तख्त व ताज बेईमानी होता है और तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो जो मेरे सामने खड़ी है। ज्वाला, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। कैसा तोहफा? अपनी आंखें बंद करो ज्वाला और मेरा हाथ थामकर मेरी दिखाई हुई राह पर चलो। मेरा सपना पूरा हुआ। अब तुम आंखें खोल सकती हो। लेकिन बाबुल, मैं यहाँ कैसे? ये कुर्सी तुम्हारी हो, यही मेरा सपना था। तुम इस पूरी दुनिया की मालकिन बन गई हो। अब सारी दुनिया तुम्हारे एक एक इशारे का इंतजार करेगी। आज से दहशत का दूसरा नाम ज्वाला होगा। क्या इमोशनल ड्रामा है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम लोगों का यह सपना बहुत ही जल्द टूटने वाला है। और आप लोगों का ये जश्न मेरे बिना तो फीका है ना? क्यों रंगराज? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? लगता है तुम्हारी याददाश्त पर समय की धूल जम गई है रंगराज। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे साफ किए देता हूं। मैं वो बेटा हूं जिससे तुमने उसकी मां को बचपन में ही जुदा कर दिया था। मगर तब मैं छोटा था, कमजोर था। लेकिन ये याद रखना कि अब तुम्हारी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं रंगराज, और मैं जवान हो गया हूं। महेश? हाँ, महेश, वही महेश जो अब तुम्हारी सांसों का हिसाब तय करेगा। तुम जितने भी दिन जियोगे ना, मेरी बख्शीश में दी हुई जिंदगी जियोगे। मानना पड़ेगा कि दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं। ये जानते हुए कि तुम कहां खड़े हो, किससे बात कर रहे हो, तुम शायद ये भूल गए कि तुम्हारी मां जैसी चालाक औरत को जब मैंने मीठी नींद सुला दिया, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें तो मैं पल भर में मसल कर रख के हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जानता हूं तुम्हारी खानदानी आदत है छुप के वार करने की, लेकिन मैं यहां इसीलिए आया क्योंकि मैंने अपनी मां से सीना चौड़ा करके वार करना सीखा है। वही जिद, वही अंदाज, बिल्कुल अपनी मां की तरह। लेकिन तुम ये बेटे ये भूल गए कि इंसान जो जिद्दी और गुस्वर होता है, सबसे ज्यादा अपना नुकसान करता है। हाँ, ये सही बात करी है तुमने रंगराज, और इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम इसी जिद या गुस्से या डर के मारे कोई गलती कर जाओ।
मैं तुम्हें तुम्हारी हर चाल चलने का पूरा मौका दूंगा रंगराज, क्योंकि कल को कोई ये नहीं कहे कि महेश ने धोखे से रंगराज को मार डाला। मेरे बाबुल तक पहुंचने से पहले तुम्हें ज्वाला के अंगारों का सामना करना होगा। ज्वाला? पहले तो आई एम सो सॉरी, तुम मुझे नजर नहीं आई, और शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं सूरज की गोद में दब कर बड़ा हुआ हूं, और तुम तो मोमबत्ती जैसी हो, फूंक मारूंगा ना बुझ जाओगी। मुझे उमाकांत से मिलना है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे रोके। मैं भी आपको यही समझा रहा हूं कि 2-4 दिन बाद आइए। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने उमाकांत के साथ कुछ गलत किया हो? ऐसा प्रेम कहाँ। मुझसे टकराने में वक्त बर्बाद करने से बेहतर होगा कि अपने बाबुल की सेवा में लग जाओ। चंद दिनों की जिंदगी बाकी है इनके पास, क्योंकि मैं वो बर्फीला समंदर हूं जिसमें उतरने के बाद इस ज्वाला की ना आग बचेगी ना खाक। चट्टान चाहे कितनी भी मजबूत हो, इन ज्वाला जब फटती है ना तो ज्वालामुखी बन जाती है। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आती? मुझे उमाकांत से मिलना है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे रोके। मैं भी आपको यही समझा रहा हूं कि 2-4 दिन बाद आइए। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने उमाकांत के साथ कुछ गलत किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए? विक्टोरिया जी, प्लीज अपना दिमाग ना लगा और मेरा पिंड छोड़िए। क्या आपने उमाकांत को मार डाला? अरे विक्टोरिया दीदी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। साहब ने उमाकांत को मार नहीं डाला है, गिरा गिरा के मारा है। ऐसा मारा है कि आप देख नहीं पाएंगी, इसीलिए साहब आपको उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे अभी इसी वक्त उमाकांत से मिलना है। बहादुर, ले जा अपनी विक्टोरिया दीदी को और करा दे दर्शन उमाकांत के। आइए दर्शन करा दें आपको उमाकांत के। आखिर दुश्मनी क्या है मुझसे? क्या सोचेंगी विक्टोरिया जी मेरे बारे में कि कितने बुरे आदमी हैं मान सिंह राठौर? अरे क्यों लड़ बैठा है तू मुझसे मेरी खुशियां देखकर? एक ही तो फूल मांगा था तेरे चमन से विक्टोरिया जी। हे देवी माँ, मैंने आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं महेश बाबू के लिए आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। महेश बाबू ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख दर्द देखे, उन्हें उनके दुखों से बाहर निकालिए, उन्हें उनकी खुशियां लौटा दीजिए। अभी उन लोगों ने महेश का गुस्सा नहीं देखा। मेरे अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी पल रहा है जो फटाना तो सब कुछ तबाह करके रख देगा, सब कुछ। महेश बाबू, क्या हुआ? और आप कहाँ गए थे? किसके बारे में बात कर रहे हैं?